हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बिजनेस लॉ में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम पहले प्रपोजल, प्रस्ताव और ऑफर पर बात करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के, दोनों बातें, करने अथवा न करने के उद्देश्य से प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति की सम्मति, असेंट, उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त करता है, तो कहा जाएगा उसने प्रस्ताव किया, प्रपोजल किया, ऑफर दी प्रथम व्यक्ति ने। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जब पहला व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा प्रकट की है और इसी इच्छा को देखते हुए दूसरे व्यक्ति की वो सम्मति या सेंट प्राप्त कर लेता है, तो उस समय वो प्रस्ताव, ऑफर कह दें या प्रस्थापना कह दें, वो ठहराव बन जाता है। इसमें जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है या किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा प्रकट करता है, उसको अपने प्रपोजर या प्रस्तावक कहते हैं, और जिस व्यक्ति के सामने रखा जाता है उसे अपने प्रस्ताव ग्रहीता या ऑफररी कहा जाता है। और प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाता है तो जो प्रस्तावक होता है, जिसने प्रस्ताव किया है, उसको अपने प्रोवाइजर या वचनदाता कहते हैं, और प्रस्ताव स्वीकार किया है जिस व्यक्ति ने, उसे वचन ग्रहीता, प्रोमाइजी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रस्ताव के अपने विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल, कम से कम इसमें 2 पक्षकार होने चाहिए। जैसे कि अपने पहले से देखा है कि एक प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा इसमें आता है किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में होता है, जैसा कि अपने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन में देखा है कि किसी कार्य को करना और न करने से संबंधित होता है। थर्ड इसमें आता है कि दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना, कि जो प्रस्ताव तभी वैध माना जाएगा जबकि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य प्रस्ताव कि उस व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना जिसके समक्ष वो रखा जाता है, अर्थात उसकी सम्मति प्राप्त करना इसमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है वैधानिक संबंध स्थापित करना। प्रस्ताव तभी वैध माना जाएगा जब प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से या भावना से किया गया हो। और फिफ्थ आता है प्रस्ताव का संवहन। संवहन से हमारा अभिप्राय क्या है कि प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाएगा जब उसका संवहन हो गया हो, अर्थात प्रस्ताव का संवहन से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति की जानकारी से है जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है, उसे उसकी जानकारी हो। आइए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ प्रपोजल को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावों के प्रकार कितने हैं। तो प्रस्तावों के प्रकार में अपने प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर फर्स्ट, फिर आता है प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर, जिसने प्रस्ताव ग्रहण किया उसके आधार पर, और थर्ड आता है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो जो पहला आता है प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, तो इसमें 2 प्रकार हैं, एक है स्पष्ट प्रस्ताव और दूसरा आता है गर्भित प्रस्ताव। नाम से स्पष्ट है, स्पष्ट प्रस्ताव यह प्रस्ताव लिखित अथवा मौखिक शब्दों में किया जा सकता है, इसे स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। और दूसरा आता है गर्भित प्रस्ताव, एम्प्लॉयड ऑफर। तो इसमें अपने कह दें कि शब्दों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। क्या है गर्भित प्रस्ताव या एम्प्लॉयड ऑफर? शब्दों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण, व्यवहार से या मामले की परिस्थितियों से किया जा सकता है। सेकंड इसमें आता है प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर, प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। तो इसमें आ जाता है स्पेसिफिक ऑफर, विशिष्ट प्रस्ताव कह दें, और दूसरा आ जाता है जनरल ऑफर, सामान्य या साधारण प्रस्ताव। तो विशिष्ट प्रस्ताव कौन सा है? जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही दी जा सकती है जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है। साधारण प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव, जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव वह है जो सामान्य या जनता के किसी वर्ग को किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव है, तथा सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति अथवा जनता का विशिष्ट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है। स्टूडेंट, थर्ड आता है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो उसमें आ जाता है क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना, एक दूसरे को समान
प्रकार के समान शर्तों सहित प्रस्ताव एक ही समय में करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव कहा जाता है। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र और एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते। यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों का पर करना चाहते हैं तो ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर लेता। कहने का मतलब दोनों ने एक जैसा प्रस्ताव किया है, लेकिन वो जब दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है दोनों में से एक व्यक्ति, तो उसके बाद उसको अपने ठहराव बन जाता है वो। नेक्स्ट आता है सेकंड, स्थानापन्न प्रस्ताव या काउंटर ऑफर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लेता है, देखिए कुछ परिवर्तन करता है उस प्रस्ताव में, तो उसे अपने काउंटर ऑफर कहते हैं। तो ऐसी स्वीकृति या स्वीकृति नहीं की जा सकती जो स्थानापन्न प्रस्ताव के अंतर्गत है। दोबारा समझिए स्टूडेंट इसे कि कभी एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्वीकृति नहीं कही जा सकती, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह दें कि जब व्यक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर होती है तो उस तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं कहा जाता, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर। स्थायी प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो किसी विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है और इसे ही चालू प्रस्ताव भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था टाइप्स ऑफ प्रपोजल। यहाँ स्टूडेंट अपने प्रस्ताव के संबंध में ये भी समझना होगा कि प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना उसको प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव करने की इच्छा का मतलब प्रस्ताव करना नहीं है। प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करने के लिए किया जाता है और प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना केवल एक अभिव्यक्ति हो सकती है। इसी प्रकार जो प्रस्ताव का निमंत्रण है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर कह दें, तो प्रस्ताव का निमंत्रण तो किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करना और उसको निमंत्रण देना, दोनों में अंतर है। कई बार हम दोनों को एक समझ बैठते हैं जो कि वास्तव में गलत है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु दिया गया है। प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से यह प्रकट करता है कि वो किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने के प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। इसे ही अपने प्रस्ताव का निमंत्रण कहते हैं और यह व्यवहार के लिए निमंत्रण कहा जाता है। आइए स्टूडेंट हम अपने एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है स्वीकृति? वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है वो प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति या असेंट प्रकट कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता है। और यह स्वीकृति प्रस्ताव की सम्मति पर प्रकट करने से होती है और ये चाहे लिखित हो, गर्भित हो, मौखिक हो या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकती है। और स्टूडेंट जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने इफेक्ट ऑफ कह दें एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। तो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात प्रस्ताव वचन बन जाता है और किंतु जब तक वह स्वीकृत नहीं होता तो प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रहता। उसे किसी प्रकार के प्रस्ताव की स्वीकृति को देने नहीं मिलने पर उसका कोई महत्व या कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में हमें वैधानिक बातों को भी ध्यान रखना होगा। स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित हो, मतलब शर्तों के साथ नहीं हो। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों को भी उसमें स्वीकार किया जाए ताकि उस शर्तों सहित उसे स्वीकृति मिली रही। स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार होनी चाहिए। इसके साथ साथ निश्चित विधि के अभाव में उचित व प्रचलित विधि यदि है तो उसके द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति निर्धारित समय पर ही दी जानी चाहिए और स्वीकृति के समय के अभाव में उचित समय पर प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। स्वीकृति स्पष्ट और गर्भित हो सकती है और स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है। स्टूडेंट यहां हमें प्रस्ताव के खंडन को भी समझना चाहिए। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन
प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। कहने का मतलब प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन करना चाहता है यदि, तो उसे प्रस्ताव ग्रहीता जिसे संभावित प्रस्ताव स्वीकार करना है उसकी स्वीकृति से पहले पहले ही किसी समय प्रस्ताव का वो खंडन कर सकता है। यदि वो स्वीकृति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है दे देता है और प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है तो उसके खंडन का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था प्रस्ताव और स्वीकृति। धन्यवाद।